अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिले। एक उम्मीद पैदा हुई कि मामला अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो बर्फ़ है वो कुछ पिघलना शुरू हुई है और जो बिल्कुल एक टकराव की सूरत हाल थी वो अब कुछ उसमें कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन होते होते ये अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात भी दिखाए और असद कैसर साहब कल भी बड़े सख्त किस्म के उन्होंने बयानात दिए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सख्त बयानात दिए कि ये मामला यहाँ पे यूँ ख़त्म नहीं होगा। उनका ये कहना है कि अब हम मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, हम अब मुफाहमत की तरफ नहीं जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे। आगे क्या मामला होंगे, 23 मार्च को एक एहतजाज का ऐलान किया है। नज़र यूँ आ रहा है कि उस एहतजाज की जो फेट है, उसकी जो उसका नसीब है वो उसी तरह का होगा जैसे पहले लाहौर के अंदर हुआ, यानी कि उस पर भी क्रैकडाउन होगा। चाहे बिल्कुल पीसफुली मार्च करना चाहें या रैली करना चाहें, लेकिन इजाज़त शायद ना दी जाए इस दफ़ा भी। उसके अलावा कल एक डेवलपमेंट हुई और वो ये थी कि एक गुजरांवाला से एक सीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले जीती हुई थी, रिकाउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अब्दुल कयूम नारा साहब कामयाब हो गए। उनके अलावा दो और कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पर रिकाउंटिंग यानी कि दोबारा वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। एक अब्दुल रहमान कांजू साहब लोधरा से और दूसरा अली गौहर बलोच साहब, ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स हारे हुए हैं, एक फैसलाबाद से और एक लोधरा से। और उस पर चूंकि इस वक्त अदालतों के अंदर स्टे है, अभी अनाउंस नहीं हुआ कि वो रिकाउंटिंग के बाद रिजल्ट क्या आएगा। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा हैं, वो और ख़बर एक मार्केट में गर्दिश कर रही है और वो बार बार इस बाबत बात कर रहे थे। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर। वो ज़रा देख लीजिए वो इल्ज़ाम क्या है, फिर बातचीत शुरू करते हैं। ये इल्ज़ामात आपने सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी कम अज़ कम 20 सीट्स और जो हम जीते हुए हैं वो रिकाउंटिंग के अंदर दे दी जाएंगी। एक मामला जो गुजरांवाला में हमने देखा कि हार गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट चौधरी बिलाल एजाज, उनके तकरीबन 7,000 वोट रिजेक्ट हुए, ओवरऑल रिजेक्ट हुए, और वो 7,000 इन्हीं के वोट्स में से डिडक्ट हुए। विदाउट मच अडू मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊँगा। हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर। थैंक यू वेरी मच राजा साहब, वक्त दिया आपने। कैसे मिजाज है सर? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी भाई। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि एक ये आपने देखा गुजरांवाला से रिकाउंटिंग में नारा साहब जीत गए, अजहर कयूम नारा साहब। आपके बिल्कुल यानी कि आपके बेटे यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे फैसलाबाद से इलेक्शन। फैसलाबाद की ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तांदलियावाला से, वहाँ से अली गौहर बलोच साहब हारे हुए हैं। उनकी एक रिक्वेस्ट मान ली गई और उस पर रिकाउंट हो गया है। आपने नहीं सर को ट्राई की कि रिकाउंट हो जाए आपके साहबजादे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भी? नहीं जी, मैंने ना तो आरओ साहब को दरख्वास्त दी है और ना और किसी जगह दरख्वास्त दी है रिकाउंटिंग के लिए। हमने तो अपनी हार को तस्लीम किया है और रिकाउंटिंग में हम नहीं गए। तो आप इसका मतलब तो आप हार को तस्लीम कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब ने नहीं किया, आपका ख्याल है वो फिर गलत तौर पे रिकाउंट हो रहा होगा वहां पे? नहीं 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 नहीं, उनकी सिर्फ आप उनका रिजल्ट देखें, सिर्फ 2,000 की लीड थी। जो साहब इलेक्शन जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार थे, वो 2,000 की लीड थी और 2,000 की लीड वाले रिकाउंटिंग में अक्सर जाते हैं, बल्कि 10,000 तक रिकाउंटिंग में 8,000 की लीड थी सर। लोग जाते हैं कि चेक कर लिया जाए। लेकिन जब लीड ज़्यादा हो तो फिर रिकाउंटिंग में जाने का मैं समझता हूँ कि फ़ायदा नहीं है। 8,000 की लीड थी राजा साहब। वो फिर बाद में जो वोट रिजेक्ट हुए, दोबारा जो वोट रिजेक्ट हुए, वो 7,000 वो पीटीआई के कैंडिडेट के वोट्स में से कटे हैं, यानी कि वहां पर गलत काउंटिंग हुई थी। नहीं, आपको गलती लग रही है। जो लीड अली गौहर बलोच साहब और दूसरे जो पीटीआई से जीते थे या आज़ाद जीते थे, साहद बलोच साहब, उनकी 2,000 या 2,100 की लीड थी, तो वो रिकाउंटिंग में गए। तो वो अच्छा, एक चीज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, फैसलाबाद में एक और सूबाई सीट पे भी रिकाउंटिंग हुई है और उसमें पहले मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं जफर इकबाल नागरा साहब, वो 300 वोटों से जीते थे। लेकिन कल रिकाउंटिंग में वो 4,500 वोटों से जीत गए हैं। 50 वोट हर जगह पे रिजेक्टेड में जफर इकबाल नागरा साहब के डाल दिए गए, हर पोलिंग स्टेशन में 50-50 वोट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून को भी हराने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी थी और वो मनसूबाबंदी जो है वो कल रिकाउंटिंग जो फैसलाबाद में हुई है उसमें मुस्लिम लीग के नून के जो शेर के वोट थे वो हर जगह पे, हर पोलिंग स्टेशन पे 50 के करीब वोट जो हैं
वो डाल दिए गए थे रिजेक्टेड में। लेकिन कल जब रिकाउंटिंग हुई तो उनकी 300 से लीड थी, वो 4,500 की लीड होगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। ये क्यों, किस तरह ये मतलब हुआ? इंटरेस्टिंग ये है कि पीटीआई के लिए नून लीग को भी हरवाने की कोशिश हो रही है। में पड़े थे जी, नून लीग को हरवाने की कोशिश हो रही है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये इंटरेस्टिंग। कल यहाँ पे फैसलाबाद में आप बेशक अपने किसी रिपोर्टर से पूछ लें कि ये वाकया पेश आया है कि मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट रिकाउंटिंग में 4,500 से जीत गया है, पहले उसकी लीड 300 वोट की थी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। और इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पर्सपेक्टिव में देखा जाए राजा साहब, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है नवाज शरीफ साहब की जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है NA-130, जिसके बारे में आपकी अपनी जमात के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। बल्कि जावेद लतीफ साहब ने अभी परसों ही एक बयान दिया, एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की थी, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। बल्कि वो नाज़रीन सुन लें, उस पर मैं पूछना चाहता हूँ कुछ आपसे। चलाइए जरा साहब। इसमें एक चीज़ जो आती है राजा साहब, वो ये कि वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने शेखुपुरा के हलकों का कह रहा था, मुझे आगे से जवाब ये मिला कि अगर ये है तो फिर हम NA-130 नवाज शरीफ वाले का भी करवा लेंगे, हल्के का भी रिकाउंट करवा लेंगे। और मालूम उसमें यूं होता है, समझ यूं आती है कि जैसे धमकी दी जा रही है कि फिर वहां पे भी हम नवाज शरीफ साहब को हरवा सकते हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब एक टीवी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये मामला नवाज शरीफ साहब सीट नहीं जीते थे। उसके अलावा ये बात शुरू हो चुकी है कि ये NA-130 के अंदर भी कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ साहब को रिकाउंट के अंदर ये सीट लूज करनी पड़ जाए, क्योंकि नहीं, ये सिर्फ मीडिया पे और ये ट्विटर पे सारा चल रहा है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं, वो बाई हल्का है, कई दफा वहां से वो इलेक्शन जीत चुके हैं और वो उनका एक मजबूत सीट है, वो मियां नवाज शरीफ साहब भी जीते हैं। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, खासतौर के पीटीआई के जो ट्विटर पे लोग हैं, या और आपको पता है कि झूठ के तो वो बादशाह हैं, और झूठ को उन्हें दिन को कहा जाए ना कि आप रात के, तो वो ट्विटर पे साबित कर देंगे कि रात है। मिफ्ता इस्माइल साहब पीटीआई के ट्विटर पे तो नहीं होते सर। यही तो पीटीआई का एक चीज है उनके पास, यही तो उनका हुनर है, कितना झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि सच बना दें। राजा साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, और ये सीनियर जर्नलिस्ट मतलब जीते हुए हैं माशाल्लाह, और वो उनकी आबाई सीट है। अब ये प्रोपेगेंडा झूठा जितना मर्जी कर लें, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं आबाई सीट के हवाले से राजा साहब, NA-15 की सीट थी मानसेरा से, जहाँ से नवाज शरीफ साहब खड़े हुए, वहाँ से वो कैप्टन सफदर साहब पहले कंटेस्ट किया करते थे, और वो सीट भी रिकाउंटिंग के अंदर PMLN हार गई, नवाज शरीफ साहब हार गए वो सीट। मैं यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी हल्का मानसेरे का, जो अब NA-15 है, पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और होता था, ये PMLN नहीं हारी थी। पिछले बहुत दहाइयों से ये सीट नहीं हारी थी, वो हो गया ना, वहाँ पे भी हार गई। वो भाई अगर हारे हैं तो हमने तस्लीम कर लिया कि हम हार गए हैं, तो मेरा ख्याल उसमें तो बहस की जरूरत नहीं है। रिकाउंटिंग में भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम हार गए हैं, तो बस ठीक है, हमने तस्लीम किया। उसमें तो हम तो कोई गाली गलोच की सियासत नहीं करते, हम तो शराफत की और इज्जत की सियासत करते हैं। तो अगर वहाँ पे, मैं तो राजा साहब इस वजह से कह रहा था कि ये भी वहाँ पे ट्रेंड था, कैप्टन सफदर साहब का आबाई हल्का था ना सर, NA-15। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, ये और ये PMLN वाले खुद ये बात कर रहे हैं, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब ने बात की है, मालिक साहब ये बात कर रहे हैं, सेठी साहब ने ये बात की। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने इस बाबत कुछ बातचीत की है। इस्माइल साहब नून लीग से नाराज हैं, उन्हें वजीर खजाना से हटाया गया था, उस वक्त से वो नाराज हैं। और जब आदमी नाराज होता है तो कोई भी कमेंट्स कर सकता है किसी के बारे में। वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं, तो इसलिए उनके कमेंट्स पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। नाराजगी में फिर लोग बहुत कुछ कह देते हैं। जावेद लतीफ साहब भी नाराज हैं? जावेद लतीफ साहब तो नहीं नाराज, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या बात की है उन्होंने। मैंने आपने अभी सुनाई है, लेकिन उस सारी बात का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है। वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस बैकग्राउंड में उन्होंने बात की है। ठीक है। अच्छा, ये एक और अफवाह चल रही थी राजा साहब, मैंने कहा वो आपसे पूछ लूं, क्योंकि PMLN के मतलब आप यहाँ पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब हाउस चले जाएं, बहुत से लोग ये बात करते नजर आते हैं, और अब तो टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात हुई है। फिर अगेन मैं नाम लूंगा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तक ने ये बात की है कि पैसे मांगे गए जितवाने के लिए। आपसे भी कुछ इस तरह का मामला हुआ था, ये ऐसी कोई सूरत हाल? नहीं जी, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना जितवाने के ना हराने के, कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम तो इलेक्शन में थे, इलेक्शन लड़ा है, बड़े पुरुमीद थे कि हम जीत रहे हैं, बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीत रहे हैं। और
सबसे हैरानगी की बात है कि दूसरी तरफ कोई कंपेन नहीं चल रही थी और बिल्कुल। कोई वहाँ पे उनकी ना मीडिया पे ना कोई हल्के में इश्तिहार कुछ नहीं था। तो बड़ी वन साइडेड हमारी कंपेन रही आखिरी दिन तक। इवन 4-5 दिन उन्होंने कंपेन की है और उसके बाद जो जब रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट हमारे लिए हैरान कुन जरूर था। वो आपके ख्याल में क्या हुआ वहां पे? लेकिन जिस तरह कल जफर इकबाल नागरा साहब के रिजल्ट में इतनी बड़ी एक हर पोलिंग पे 50 वोट जो हैं वो जो मुस्तरद वोट थे कोई उन पे गलती नहीं थी, वो उनमें वो डाल दिए गए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं क्योंकि फैसलाबाद इतनी बुरी शिकस्त आज तक मुस्लिम लीग नून को, फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का शहर समझा जाता है और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून को आज तक इतनी शिकस्त नहीं हुई जितनी इन इलेक्शन में हुई है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ देखने की ज़रूरत है। तो फिर राजा साहब आपने शिकस्त तस्लीम नहीं करनी थी? रिजल्ट ने जो कि बड़ा हैरान कुन है और जिस तरह की बड़ी महारत के साथ वो वोट डाले गए हैं तो वो उस पे हमने भी वर्किंग शुरू की हुई है, देख रहे हैं अच्छा कि ये क्या हुआ है। इसी तरह बाकी भी मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के जो एमपीए या एमएनए के कैंडिडेट हैं वो अपने सब वर्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई और किस तरह फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के साथ। तो वो आप कह रहे थे ना कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली, तो फिर हो सकता है कि आप कंटेस्ट में चले जाएं अपनी हार को लेके? हाँ, जाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन हम अभी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास चीज़ें आ गई तो फिर हम उसके लिए अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। ठीक है, आखिरी चीज़ सिर्फ राजा साहब, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ ख़त लिखा गया IMF को, आज IMF के दफ्तर के बाहर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुबैना तौर पर एक प्रोटेस्ट वहाँ पे रखा, इसके हवाले से और GSP प्लस स्टेटस के हवाले से आपकी राय क्या है? कि वो कहते हैं कि ये GSP प्लस स्टेटस ख़त्म कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने कहा है यूरोपीय यूनियन को। देखें भाई, इसमें मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी है और ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर ये जो ख़त लिखा गया है ये भी गद्दारी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। और जो बाहर के मुल्क में भी प्रोटेस्ट कराया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया है, वो शहबाज गिल जो पाकिस्तान में होता था तो हर वक्त फितना था, जिस तरह इमरान खान फितना है वो भी फितना है। तो उसने अब वहाँ जाके यहाँ तो माफिया मांग के चला गया और पाँव को हाथ लगा के चला गया, अब वहाँ जाके उसने कल एक फितना खड़ा किया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को यहाँ पाकिस्तान में या पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान से इज्जत मिली हुई है, इस सरजमीन से उन्हें गद्दारी करते हुए शर्म आनी चाहिए। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ वो कम है। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद, और उनका ये कहना था कि हार वो तस्लीम कर चुके हैं और एक बहुत बड़े मार्जिन से उनको हार हुई, जिससे बड़े मार्जिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फैसलाबाद डिवीज़न में नहीं हुई। लेकिन वो हार तस्लीम करने के बाद अब उनका जहन है कि वो चैलेंज कर दें उस हार के फैसले को जो उन्होंने अपनी सीट के ऊपर अपने बेटे को फील किया था। एनीवेज विल टेक अ ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा मौजूद होंगी, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सच्चाई है इस मामले के अंदर कि जो आज IMF के ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, दैट वाज अ पार्टी पॉलिसी। पार्टी ने कहा था यहाँ पर कारकुनान अपने तौर पर भी बहुत कुछ करते हैं। उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ गलत फैसले हुए हैं जिसका नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ को, और पता करना चाहिए कि वो किसने ले लिए हैं इमरान खान से बाला। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। 2 रोज़ पहले अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान को जो GSP प्लस का स्टेटस मिला हुआ यूरोपीय यूनियन की तरफ से वो ख़त्म हो जाए और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पाकिस्तान का नुकसान किया जा रहा है, जिसकी बड़ी सख्ती से तरदीद कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया। और इसकी बाबत तकरीबन कोई सबूत वो देने में नाकाम रहे तारड़ साहब। लेकिन आज इमरान खान साहब ने खत लिखा था, उस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि उसके मंदरजात क्या थे। वो ये नहीं थे कि पैसा ना दे IMF पाकिस्तान को, बट वो ये चाहते थे कि इससे पहले ऑडिट हो जाए और सही मैंडेट जिनका है उनको मिले ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे चले जो कि रीपे भी कर सके। आज जो मामला हुआ वो ये था कि अमेरिका में IMF के ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की फुटेज भी आपको दिखा देते हैं।
वहां पर वो एहतजाज कर रहे थे, दे वर स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट और बड़ा पीसफुली वहां पे खड़े होकर प्लेकार्ड्स वगैरह उठा के उन्होंने वो किया। बट एट द वेरी सेम टाइम आज फिर पीएमएलएन की तरफ से खास तौर पे अता तारड़ साहब हों या आजम नज़ीर तारड़ साहब हों या दीगर लीडरशिप हो, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया इस मामले को। डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, वक्त दिया आपने। हाउ डू यू सी दिस? फिर इल्ज़ाम कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, वो गद्दार का वर्ड, अभी थोड़ी देर पहले राजा रियाज साहब थे हमारे साथ, ही वॉज यूजिंग द वर्ड ट्रेटर, पाकिस्तान के गद्दार हैं ये जो IMF को खत लिख रहे हैं या IMF के बाहर जाके एहतजाज कर रहे हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है जी कि मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी जिनका आपने जिक्र किया है, इसलिए क्योंकि हर आदमी अपने किरदार, अपनी बातों से अपने आप को जाहिर करता है। तो जो उन्होंने बातें की वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है, उनके पास कोई इस किस्म की एविडेंस नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर ने, और वो शंदाना गुलजार साहिबा का नाम डाल रहे हैं जबकि उन्होंने कोई इस किस्म का लेटर नहीं लिखा। और ये झूठ, देखिए अब आप ये सोचिए कि जब आप उन लोगों को हुकूमत में ले आएंगे जो झूठ के ऊपर ही उनका सारा काम चलता है, झूठ, फरेब, दगा, फ्रॉड, चोरी, डाका, जिन लोगों के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ये हों तो उनसे तो यही कुछ निकलेगा। माजरत के साथ मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ। बात यह कि पाकिस्तान में ये जो एक केओस की देते हैं ना, एक इंतशार, और इसकी वजह से लोगों को डराओ और लोगों को बताओ कि कोई गद्दार हो गया, कोई गद्दार नहीं है जी, सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। इसीलिए तो तकलीफ है लोगों को कि आप जब गरीब अवाम के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, आप एक डेमोक्रेसी, एक मुल्क जो अपने आप को जमहूरियत कहता है, वहाँ पर आप अपनी पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। आप देखिए आज जो IMF के दफ्तर के बाहर हुआ है, एक तरफ IMF, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक, दरमियान में पुलिस खड़ी हुई है, और वो पाकिस्तानी जो वहाँ प्ले कार्ड्स लेके गए थे, झंडे लेके गए थे, वो वहाँ खड़े हुए थे, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे लोग खड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, इलेक्शन कमीशन के बाहर, और वो अपना पुरअमन एहतजाज करते हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क में उनको उठा के पुलिस की गाड़ियों में बंद किया जाता है, उनको बदतमीजी से धक्के दिए जाते हैं। शर्म आती है कि ये हम एक अपने बहन भाइयों के साथ इस तरह करें जिन्होंने ना कोई कानून तोड़ा, ना कोई उन्होंने मुज़ाहमत की, एक उन्होंने अपना जो जमहूरी हक है वो उन्होंने एक्सप्रेस किया। लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि 9 मई को वो सिर्फ उस जमहूरी हक तक रहे नहीं थे जी, वो कहते हैं ना कि 9 मई को वो जमहूरी हक तक रहे नहीं थे। जो लोग इस वक्त मुसल्लत हुए में हम पे, इनको आदत है कि इनकी किसी बात में कोई, हर बंदा उनकी जी हजूरी करे, और वो जो झूठ बोले सच बोले, जो हम पिछले 30 साल से देखते आए हैं, जब से ये नून लीग और बाकी लोग जो इस वक्त आपको पता ही है किस तरह से मिलजुल के ये एक चोरी की हुकूमत, एक फ्रॉड हुकूमत जिस फॉर्म 47 के ऊपर जो बनी है, और अभी लगातार लगे हुए हैं। अभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो बातें मैं सुन रही हूँ कि वो 20 सीटें और हड़प करने के चक्कर में है, तो ये एक फार्स है, एक नाटक है, एक ड्रामा है, और वो अवाम को नज़र आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अवाम को आप चुप करा देंगे? ठीक है, अवाम चुप कर जाएगी, अवाम लड़ाई नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम इस तरह के हैं नहीं। लेकिन जो 30 साल से कम की इस मुल्क की पॉपुलेशन है, जो 60% से ज़्यादा है, उसके दिलो दिमाग में आपने जो ये डाल दिया, और जो जवान लोग होते हैं ना, वो ये बातें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन तो ये वो मुज़ाहमत जरूर करेंगे जहां उनको मौका मिलेगा, और उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन देखें, IMF के बाहर जाके एहतजाज करना वो अपनी जगह पे, लेकिन ये वहाँ पे हैं इस तरह के प्लेकार्ड्स हमने देखे हैं जो प्रोटेस्टर्स ने उठाए हुए। अब ये पता नहीं, ये बता दीजिए आप, ये प्रॉपर पार्टी पॉलिसी है या फिर अपने तौर पे वो कारकुनान वहाँ पे चले गए कि पाकिस्तान को ना दी जाए जब तक यहाँ पे ऑडिट नहीं हो जाता, इलेक्शंस का मामला क्लियर नहीं होता, इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरवीन करे IMF, ये मुतालबात करना वहाँ पे। देखिए जी, IMF से बेसिकली जो मुझे समझ आई है, क्योंकि मुझे तो नहीं, वो पार्टी वर्कर तो है नहीं, वो तो आम पाकिस्तान की एक्सपैट्रिएट्स जो बाहर रहने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान IMF से लोन्स लेती है। IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के आर्म्स हैं इन वेरियस वेज,
तो वो जो लोन देते हैं पाकिस्तान को, उनका अपना आईएमएफ का अपना मंशूर कहता है कि वो जिन ममालिक को लोन देते हैं वहां पर जमहूरियत होनी चाहिए। इसीलिए वो नॉर्थ कोरिया को नहीं देते, इसीलिए वो ईरान को नहीं देते, इसीलिए वेनेजुएला का उन्होंने लोन जो था वो रोक लिया। तो जब कहती है आईएमएफ के जमहूरियत होनी चाहिए और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अलमबरदार है जमहूरियत का, तो फिर जब एक मुल्क में इस किस्म की जूदो कोब हो रहे हैं लोग, एक साल से बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप याद है जिल्ले शाह के साथ क्या हुआ, लोगों के छोटे छोटे बच्चे उनको तो उठा इससे के तो मतलब भी उनके आता है साथ ना जुल्म जहन के किए जा अंदर रहे के हैं। और तहरीक उस इंसाफ पे चाहती है कि कोई अमेरिका आवाज इंटरवीन अगर करे। आप उठाएं तो आपके ऊपर जी इससे फिर तासुर ये आता है, जो आप बात कर रही हैं वो बाकी बातें आप जो पाकिस्तान की कह रही हैं वो ठीक होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इससे तासुर ये आता है कि जैसे हम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है पाकिस्तान के अवाम वहाँ पे जो रहते हैं, हमारे जो मुल्क के शहरी भी हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका हमारे मामलात के अंदर इंटरवीन करे। देखिए मेरा नहीं ख्याल इंटरवीन क्यों करेंगे, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान, लेकिन जब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ पे डिपेंडेंट है कि आईएमएफ से जब तक डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी अपना नेक्स्ट चक्कर नहीं ले सकती। तो और जब आईएमएफ खुद कहते है कि हम उनको लोन देते हैं जो जमहूरियत के अलमबरदार होते हैं, तो यहाँ पर जैसी जमहूरियत जो उनका आपका कहना जो उनका अपना बनाया हुआ रूल है, उससे पहले जो इंटरिम हुकूमत थी जिसका काम था सिर्फ इलेक्शन कराना, और उसने बजाय इलेक्शन कराने के जिस किस्म के यहाँ पर काम किए, जिस तरह से लोगों के साथ ज्यादती की, तो ये तो किसी तरह भी जमहूरियत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो मुझे मैंने आपसे सवाल पूछना था, मैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। वो ये था कि उस दिन जब अली अमीन साहब गए मिले वजीर आजम से, तो उस दिन लगा कि शायद बातचीत की तरफ कुछ मामला जाएंगे। अब असद कैसर साहब ने जो बात की अभी प्रोग्राम के आगाज में हमने सुनाई भी, मतलब वो कह रहे हैं कि अब मुफाहमत नहीं होगी, अब मुजाहमत होगी, विल टेक इट टू रोड्स, हम सड़कों पे आएंगे। तो ये मामला अब उस तरफ तो नहीं जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि जो मुतालबात आपने रखे हैं, लेट्स बी वेरी फेयर, कि अगर फॉर्म 47 के जरिए को जीत गया है तो वो मानेंगे तो नहीं अब आपकी बात कि किसी तरह से उसको रिवर्स कर लिया जाए, तो वो तो नॉन स्टार्टर हो गया ना फिर आगे बात बढ़ाने के लिए। वेयर डू यू सी इट ऑल गोइंग, ये कहाँ जाता आपको सब नजर आ रहा है? दोबारा तहरीक इंसाफ पे सड़कों पर लॉन्ग मार्चेस? देखिए जी, तहरीक इंसाफ तो सड़कों पे आएगी। आपने सुन लिया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि वो सड़कों पे आ रहे हैं ईद के बाद, और तहरीक इंसाफ ने भी कहा है, क्योंकि जब आप लोगों का हक मार रहे हैं, जिन लोगों ने आपको ये 90 करोड़ अरब का ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत क्या थी? अगर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन इस तरह के ही करवाने थे, रबड़ स्टैंप वाले, और जिसमें झूठ, और जिसमें मतलब वो अपने फॉर्म 47 कभी डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, फिर उसको उतारते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, और उसके ऊपर जिस तरह की डॉक्टरिंग हुई हुई है, जिस तरह के ब्लैंको चले हुए, तो शर्म आती है उसको देख के। तो इसी किस्म के काम करने थे, तो फिर एक वो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ही है ना, यानी जो जीता उसको आपने उठा के दिया बाहर फेंक, और जो आपके मनपसंद लोग थे उनकी कोई अवाम में ना कोई रीच है, ना अवाम उनको वोट देती है, ना अवाम उनको पसंद करती है, अवाम उनको अपना मुजरिम जानती है, और उनको आपने लाके अवाम के सर पे मुसल्लत कर दिया है। तो अब जाहिर है कि अब आम आपको नजर ना आए, आपको ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि लोग किसी को वोट करें और वोट इन करना चाहें और उसको सिस्टम वोट के बगैर ही आउट कर दे, वो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक आखिरी चीज सिर्फ, मैंने वो शेर अफजल मरवत साहब कल एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे, विच शोज उससे कुछ ऐसा शायबा जाता है जैसे पार्टी के अंदर शायद कोई रिफ्ट है या कोई ग्रोव बंदी है या अंदर कोई पता नहीं गद्दार है, क्या मामला है वो जरा देख लें। मैं आपको उस पर कमेंट चाहता हूँ, लास्ट कमेंट पहले आप जरा सुन लीजिए, मरवत साहब को सुनाइए जी। जी सेनेटर साहबा, ये आपने सुना है शेर अफजल मरवत साहब का इशारा है कि वो कहते हैं वो कौन है कि जो बल्लेबाज को ले आया, जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ले आया बगैर ये बैठ किए हुए कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा भी है कि नहीं, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जमा कराई है कि नहीं, और उनका इशारा है कि पार्टी के अंदर से किसी ने मुखालफत की है उस फैसले की जो जेल से इमरान खान ने किया था। कुछ गाइड करेंगी क्या चल रहा है? जी जी बिल्कुल। देखिए जी, खान साहब ने हमेशा पार्टी में बड़ा जमहूरी माहौल रखा है, हमें हमेशा ये मौका मिलता था और उम्मीद है कि मिलता रहेगा भी कि हम सवाल करें। हम खान साहब के सामने जाके सवाल करते थे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो ये एक जमहूरी सोच है, एक जमहूरी अंदाज है जिसमें सवाल ज़रूर पूछने चाहिए एक दूसरे से। तो वो एक हक है उनका, उन्होंने सवाल पूछे, ठीक है। अब
देखिए जब आपकी जो तो आपका मतलब है कि ये खान शेर अफजल को मरवत उठा के साहब आपने जेल में गलत डाल इशारे कर रहे हैं आपका मतलब ये है कि ये गलत कई मैं इशारे कर बिल्कुल रहे ये हैं। नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर शेर अफजल साहब कोई सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है, सवाल पूछने नहीं, में वो ये कोई कह रहे हर्ज हैं कि नहीं है। किसने किया है, वो तो कह देखिए रहे ना, हैं कि गलत फैसले हुए हैं। आपका एक सोचने वाला माइंड होना चाहिए, इसके ऊपर तो फिर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, इसके ऊपर कोई जवाब आए, वो तो ऑब्वियसली ठीक। पार्टी की कोर कमेटी या उधर से ही आएगा। लेकिन मतलब सवाल पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप मुझे बताइए, सवाल पूछने में कोई हर्ज है? नहीं, यही बिल्कुल तो कोई मसला हर्ज है नहीं हमारे मुल्क का कि नहीं, मैं तो आपकी पार्टी के इंटरनल सोच पूछ को रहा भी था। ताले लगाना चाहते हैं। सोच को क्यों ताले लगाते हैं आप? Absolutely. खोलें सोच, जहन को खोलें और सवाल करें, ये बहुत अच्छा है। वही मुल्क तरक्की करते हैं जहां लोग सवाल पूछते हैं और अपनी जबान में सवाल पूछते हैं, तो उनका मैं फिर तो ज़हन असल में खुलता चले है। मैं लेट्स और पुट इसी इट तरह दिस वे, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कौन है आपकी जमात में ऐसा जो कि इमरान खान साहब ने, आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक थे या चल बानी हैं अब, उन्होंने एक फैसला किया और ऐसा जमहूरी माइंडसेट है कि अंदर से किसी ने उसके अगेंस्ट जाके एक और फैसला कर लिया। वो कौन शख्सियत हैं ऐसी अजीम? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था। देखिए जी, ना तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि किसी को हमने रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन खान साहब से मुलाकात तो हमारी हुई नहीं। ठीक। और हमें जो कुछ सुनने को मिलता है वो लॉयर्स के थ्रू ही सुनने को मिलता है। तो अब ये तो एक अचंबा है, एक मुहिम्मा है जो आप कह रहे हैं, तो ये तो वहीं से पता लॉयर्स में से चलेगा, फिर इसका from the मतलब है horse's mouth। हम हम इसको तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक है, इसको नैरो डाउन यूं कर लेते हैं कि लॉयर्स में से ही कोई हो सकता है फिर जहां से ये अब एक तरफ से इल्जाम आया और मैं जिस पर इसके बारे इल्जाम में लग रहा है कुछ वो नहीं लॉयर ही कह होंगे। नहीं नहीं, ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना, इससे तो अखज़ यही होता है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहिबा, आपने अपना कीमती एक ब्रेक पर जाना, हमने ब्रेक से वापस आएंगे। सरवर बारी साहब इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो दावा पीटीआई कर रही है कि 20 के करीब सीट्स हमें हरवाने का, मजीद हरवाने का एक फैसला किया गया और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो, लेकिन उसकी बाबत एक सामने आ गया, वो जो गुजरांवाला वाला था सूरत हाल के, इतने ज़्यादा वोट्स रिजेक्ट हुए और एक ही बंदे के सिर्फ वोट्स रिजेक्ट हुए और दो ही पार्टीज़ के लोग यानी कि पीएमएलएन और पीटीआई, सिर्फ इन्हीं के वोट्स ऊपर नीचे हुए, बाकी तमाम लिस्ट में से किसी और कैंडिडेट का वोट ऊपर से नीचे नहीं हुआ। यही चलता है क्या इलेक्शंस में के बाद? बात करेंगे सरवर बारी साहब से ब्रेक के बाद। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरांवाला का कल जो एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट पीएमएलएन की तरफ चलेगी आफ्टर द रीकाउंट, उस पर कुछ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बारी साहब, वक्त दिया आपने। ये फरमाइएगा कि 10,000 के करीब रीकाउंट के अंदर वोट्स रिजेक्ट हो गए और वो रिजेक्ट हुए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट हैसियत में कैंडिडेट जीते थे उनके, उतने ही वोट मतलब उनके कम भी हो गए यहाँ पे। और फिर ये मजे की बात है कि यहाँ पे देखिए कि मतलब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, वो जो जमात-उद-दावा वाले, ये 9,000 के करीब उन्होंने वोट लिए। टीएलपी वालों ने कोई 18,000 के करीब वोट लिए। बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी ने कुछ 4,000 से ज़्यादा वोट लिए। किसी और कैंडिडेट का इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नंबर ऑफ वोट्स चेंज नहीं हुआ, किसी और का वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक यही पीएमएलएन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे, सिर्फ उनके वोट्स रिजेक्ट हुए। ये बताइएगा कि ये रीकाउंटिंग का जो तरीका कार ये हम इस दफा देखा है, ये हमेशा से यूं ही चलता है बारी साहब? देखिए, ये तो जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये तारीख के किसी भी पाकिस्तान के इंतखाबात में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अभी उन्होंने जो रीकाउंटिंग की है, 75 पोलिंग स्टेशंस पर कोई 10,000 से ज्यादा और वोट जो है रिजेक्ट हो गए, और उसकी अगर आप रेशो निकालें तो वो लगता है कि तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन पर वोट होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोट होते हैं, जो एलोकेटेड वोट जिनको हम कहते हैं, वो तकरीबन 1200-1300 के लगभग होते हैं। तो अगर 200-250 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएं एक ही पोलिंग स्टेशन पर, तो आप एवरेज निकाल लें कि ये क्या मुमकिन है, क्योंकि कभी हुआ नहीं है। बहुत वोट रिजेक्ट होते रहे हैं माजी में, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जो रिजेक्टेड वोट हैं वो बाकी पार्टियों के तो वही रहे, लेकिन एक पार्टी के जो कि टारगेट है इस वक्त पूरे हमारे अदारों का के दरमियान एक लाइक माइंडेडनेस पाई जाती है कि पीटीआई को हर सूरत में नॉकआउट करना है, कॉर्नर करना है, उसको सिस्टम से बाहर निकालना है। तो मैं मतलब ये तो अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है और हमारे जो अदारे हैं, वो तो उन्होंने सोच लिया है कि जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, और वो और इस फिर तरह की बारी साहब ये भी कि मतलब जब पहले जब
जब पहले काउंटिंग हुई तो उस वक्त नजर नहीं आया प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या आरओ साहब के, जब कंसोलिडेशन हो रही थी फॉर्म 45 की? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि गालिबन जो है वो बैलेट पेपर्स के ऊपर नए निशान लगाए गए हैं या एक्स्ट्रा स्टैंप लगाई गई है, कोई ना कोई उसके साथ टेम्परिंग की गई है। नहीं तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने ज्यादा वोट जो हैं, और वो भी एक ही कैंडिडेट के वोट कम हो और जो बाकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके वोट कम ना हो। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीजें कर रहे हैं जो फॉर्म 45 निकाले, जो फॉर्म 47 निकाले, उसमें भी देखिए नवाज शरीफ का जो है हल्का, उसका हमने पूरा ऑडिट किया है। और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो नंबर है, या आप NA 130 की बात कर रहे हैं, लाहौर की? NA 130 की बात कर रहा हूँ। वो हमने पूरे जो फार्म है उनका पूरा ऑडिट किया है, जो 376 पोलिंग स्टेशन है, एक एक फार्म का ऑडिट किया है, कंपेयर किया है फार्म 45 जो पीओ ने दिए, यानी प्रिजाइडिंग अफसर ने दिए, और जो ECP ने अपनी वेबसाइट पर डाले थे फिर गायब हो गए। 90% से ज्यादा टर्न आउट 34 पोलिंग स्टेशन पर हुआ है, और उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब के जो वोट हैं 38,308 वोट बढ़ गए। और इसी तरह 90% टर्न आउट, वाह! मतलब 38,000 जो है वोट मियां नवाज शरीफ साहब के बढ़े हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के जो 2,639 वोट कम हो गए हैं। यानी कि उन्होंने बिल्कुल जो है अपना सिर्फ इनके वोट बढ़ाए हैं। और कभी पाकिस्तान में 70% से कभी भी ऊपर किसी पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट नहीं जाता, अगर जाता है तो वो मशकूक ही होता है। और इसी तरह अगर आप देखें 22 पोलिंग स्टेशन पर जो है टर्न आउट 80% और 90% के लगभग है, और इसकी वजह से 21,457 वोट मियां नवाज शरीफ साहब के बढ़ जाते हैं। और फिर जो है 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 70 और 80% जो टर्न आउट है, और उसकी वजह से टर्न आउट है सर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा टर्न आउट नहीं देखा, मतलब 70%, 80, 90% से ऊपर कुछ पोलिंग स्टेशन पे चला गया। से ज्यादा है 36 पोलिंग स्टेशन पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मजमूई तौर पर इसका बेनिफिट जो है, वो जो मटेरियल इम्पैक्ट है, वो 72,899 जो वोट है मियां नवाज शरीफ साहब के जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो बड़े हैं। बारी साहब, ये जो बात चल रही है कि अगर NA 130 में 70,000 वोटों का इजाफा हुआ है मियां साहब के जो टोटल वोट है, ह्यूज। लेकिन उसमें ये बताइएगा कि ये जो एक बात चल रही है वो खैर एक साजिशी मफरूजा है, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगर खुल गया हल्का 130 का जो कि PTI की डिमांड है, उसमें अगर काउंट हो गया तो नवाज शरीफ साहब हार सकते हैं वहाँ से। वो तो हो सकता है, बट एट द वेरी सेम टाइम वोट रिजेक्ट करने वाली जो सूरत हाल हमने गुजरांवाला में देखी है वो NA 130 में भी तो हो सकती है। नवाज शरीफ साहब की हो सकता है जैसे लीड बढ़ जाए, बजाय इसके कि जो ये बात कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे यहाँ से, वो हो सकता है लीड ही बढ़ा दे। वो पता नहीं कितने सारे वोट उधर यास्मीन राशिद साहिबा के रिजेक्ट होकर निकले। तो हमारे पास कोई इस तरह का क्राइटेरिया तो हमें तो नहीं पता कि वो जो थैला है, जो सील्ड थैला है, वो सील्ड ही रहा है या वो उसमें किसी ने कुछ छेड़खानी नहीं की उसके साथ। कोई तरीकाकार है इस तरह का इसको जांचने का, मापने का कि भाई वो बड़ा मुकद्दस ही है उसी तरह से है जैसे उस दिन एक ही तरीकाकार है कि जो फॉर्म 45 मौजूद है लोगों के पास, सही। जैसे अभी ये जो हल्के की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज की खबर है कि वहां पर 11,000 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। यही तरीका वो अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जो फॉर्म 45 लोगों के पास हैं, जो कैंडिडेट्स के पास हैं, अगर उनके ऊपर जो फॉर्म है उनके ऊपर जो चीज दी हुई है और वहां पे रिजेक्टेड वोट और हैं और यहाँ पर और हैं, तो ये साबित करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। राजा साहब उसमें सॉरी बारी साहब, उसमें आपने वो देखा ना, वो सियालकोट में वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो साहब गए वहां पे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये जो हम फॉर्म 45 दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल है, तुम्हारे वाले जाली हैं, चलो बस खत्म, केस क्लोज्ड। क्या करें फिर फॉर्म 45? मैं बता रहा हूँ कि अब तो मजीद इसके ऊपर कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है, सिवाय इसके कि हम कहें कि कंप्लीट इलेक्शन रिग्ड है। और जिसने रिगिंग की है, अब पता चला है कि उसको कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन लगा के भेजा जा रहा है। अगर ये बात सही है तो ये और भी बड़ी अफसोसनाक है। उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है वैसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हाँ उनकी तरफ से तरदीद आ गई है। बट नॉनदलेस अब मामला ये है कि आखिरी सिर्फ एक हरफी जवाब इस पे दे दीजिएगा, फिर ये जो लीगल फोरम्स हैं यहाँ पर जिस तरह की तरीकाकार अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप ही ने बताए, तो यहाँ से तो फिर कोई किसी किस्म की उम्मीद ना रखे।
जी, मुझे तो मेरी रीडिंग ये है कि जी जो कुछ करना शुरू किया था, देखिए पाकिस्तान में कभी भी जिस पार्टी को इक़्तिदार से निकाला गया है, उसको आने वाले इलेक्शन में कभी जीतने नहीं दिया गया। तो ये जो रवायत है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट सही। ज़िंदा रखना चाहती है कि उसको किसी सूरत में भी इवन लीडर ऑफ नज़र अपोज़िशन भी कुछ बन यूँ आ रहा है, सकता मैं आई एम सॉरी टू कट यू हियर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अब अदलिया की तरफ नज़रें हैं, इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स भी ज़्यादा हो जाने चाहिए, बट ये जो सूरत हाल नज़र आई वो आपके सामने हमने डिस्कस की। इसका फीडबैक दीजिएगा आज के प्रोग्राम का। कल इंशाल्लाह आपसे सेम टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।